सिमरन बजाज, वेलकम टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम अपने चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज कोशिश करेंगे चैप्टर को वाइंड अप करने की, लेकिन ये वीडियो आखिरी तक होगी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें से आने वाले हैं आपके स्कूल में 3 to 5 मार्क के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स। सबसे पहला है हमारा हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अब वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको 1000 जगहों पे वीडियोस मिलेंगी, कभी समझ में आएगा नहीं आएगा, तो आई विल ट्राई टू मेक इट एज इजी एज possible for you people so that you can understand in one go without going anywhere। आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर शेल्स में करना नहीं आता है, तो वैलेंसी सीखनी मुश्किल है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें आखिरी पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी सिखाई हुई है बोर बरी मेथड से। वो जरूरी है, वो रूल्स पता होंगे तभी आप वैलेंसी कर सकेंगे। मैं आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ वैलेंसी क्या होता है। सबसे पहला जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ सोडियम का। सोडियम जिसका सिंबल क्या है, जिसके एलिमेंट जो है उसका सिंबल क्या है, वो है Na। सोडियम Na। सोडियम की मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाई थी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी सोडियम की आई थी KLM शेल्स फिल हुए थे, जिसमें भी 281 ये आया था। 281 क्यों आया था? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे सोडियम में वो कितने थे? 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सोडियम में कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। मैं अभी सोडियम की बात कर रही हूँ एक न्यूट्रल एटम की, एक बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल एटम की, जिसने अभी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये आई थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज 281। एंड आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ इसमें? आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे हो गया मेरा M। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब एक ऑक्टेट का रूल है। किसका रूल है? ऑक्टेट का रूल है। और ऑक्टेट का जो रूल है, लॉ, वो ये कहता है कि आउटर मोस्ट जो मेरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो मैं बोल रही हूँ एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और मुझे 8 चाहिए, तो क्या फायदेमंद है? क्या मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को और कहीं से गेन करूं या मैं इस 1 को लूज कर दूं? तो अल्टीमेटली अगर मैं इस 1 को लूज कर दूंगी तो मेरा आउटर मोस्ट शेल जो है वो L बन जाएगा और L में मेरे ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेरे लिए क्या फीजिबल है? फॉर मी इट इज फीजिबल। मैं बोलूंगी सोडियम को कि भाई तू एक काम कर, तो और 7 गेन करने की जगह 1 को लूज कर ले। 1 को लूज कर लेगा तो बाहर L है शेल, L शेल में बाहर 8 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो तू स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली यही होती है वैलेंसी। जब भी कोई एलिमेंट एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला होता है, तो या तो वो 3 मेथड से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और बेसिकली केमिकल रिएक्शन में कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अंदर के दोनों शेल के इलेक्ट्रॉन्स टिके हुए हैं, आउटर मोस्ट शेल करेगा पार्टिसिपेट। तो बेसिकली अब सोडियम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बेसिकली कोई भी एलिमेंट 3 तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी रिएक्शन में। या तो वो अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, या गेन करके 8 कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लॉ ऑफ ऑक्टेट फुलफिल हो गया, या शेयरिंग कर ले,
जिसको कोवेलेंसी कहते हैं। आगे जाके क्लास 10th में समझेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। अगर तो लूज या गेन करता है तो वो जो होता है उसको इलेक्ट्रोवेलेंसी कहते हैं। वो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो अभी जानने की जरूरत नहीं, 10th में और डिटेल में करेंगे। और अगर शेयरिंग करता है तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंसी कहते हैं। ये भी अगेन एक टेक्निकल टर्म है जो आपके लिए भी काम नहीं आएगा। तो अभी के लिए क्या जाना हमने, एक उसने लूज कर दिया और बाहर 8 हो गया कंप्लीट, एल शेल में कंप्लीट 8 रह गया। तो वो जो एक लूज किया ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, वो एक हो गई सोडियम की वैलेंसी। सिंपल सा प्रोसीजर था। एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। मैं बोल रही हूँ क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का जो मेरा सिंबल है वो है Cl और क्लोरीन 17 है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके 17 है। तो अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2 8 7 आ जाएगी। तो आखिरी में अब 7 है, पर ऑक्टेट का लॉ कहता है बाहर लास्ट में 8 होना चाहिए। तो मैं इसको क्या बोलूं, वो मुझसे बोल रहा दीदी मैं क्या करूं, बाहर में 1 गेन करूं या 7 को छोड़ दूं। यार 8 कंप्लीट करने हैं, एक को लाना आसान है, 7 को भेजना मुश्किल है। तो मैं बोलूंगी क्लोरीन भाई काम कर, तू एक काम कर ले, तू 1 को गेन कर ले, तो 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला ले कहीं से, हो सके तो ये सोडियम से ही बुला ले, सोडियम देने को तैयार है। तो सोडियम ने बोला तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन रख ले। तो इसने बोला ठीक है भाई, मैं अपना ऑक्टेट करने के लिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो वो 288 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो एज अ रिजल्ट ये कितना गेन कर रहा है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल को 8 करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 1 गेन कर रहा है। तो इसकी वैलेंसी भी हो गई 1, जैसे इसकी वैलेंसी थी मेरी 1। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। एक एलिमेंट स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करता है उसको कहते हैं उसकी वैलेंसी। शेयर भी कर सकता है। एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, कार्बन, कार्बन की जो मेरी सिंबल है वो है C, क्या है C, और कार्बन का जो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है अगर नॉर्मल एटम की बात करूं। तो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूं तो भैया सिंपल सा 2 4। अब बहुत इजी सा है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो या तो मैं 8 करने के लिए मुझे बाहर वाले में 8 करना है, तो मैं 4 को गेन कर सकती हूँ, 4 को गेन कर सकती हूँ। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ये मेरा K शेल है, ये मेरा क्या है K शेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि K शेल में जो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होल्ड कर सकता है वो 2 है। तो अगर K शेल में 2 होल्ड कर सकता है और उसमें 2 आ गए ना, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो भी स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो मतलब ये 4 को लूज भी कर सकता है, ये 4 को गेन भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता बिकॉज उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। 4 गेन और 4 लूज करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम करेंगे कि कार्बन क्यों लूज या गेन नहीं करता। तो वो किसी और एलिमेंट के साथ 4 जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर कर लेता है, तो 4 उसकी वैलेंसी बन जाती है। क्या बन जाती है? 4 उसकी वैलेंसी बन जाती है। बस उसको कोवैलेंसी कहते हैं बिकॉज वो शेयरिंग कर रहा है, लूज या गेन नहीं करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो पहले से स्टेबल है, उनका ऑक्टेट मतलब उनका ऑक्टेट पूरा है, उनका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल स्टेबल है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्हें कहते हैं नोबल या इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल या इनर्ट गैसेस। अब नोबल या इनर्ट गैसेस क्या होती है? भैया वो कह रही है हम रिएक्ट नहीं करने वाले, हम पहले से स्टेबल हैं, हम केमिकली इनएक्टिव सही, आलसी सही, हम तो स्टेबल है। एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ लेट्स से हीलियम, हीलियम है, हीलियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अभी स्टेबल एटम में वो 2 होते हैं। तो K शेल में आ गए 2, तो K शेल में 2 ही आ सकते थे 2n² के फॉर्मूले के हिसाब से, और 2 है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, कह रहे मैं तो भैया मस्त हूं। तो ऐसे केस में इसको डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसे डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड ये स्टेबल है भैया, ये इनर्ट है, कह रहे हमें कुछ नहीं करना। तो सिमिलरली ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आर्गन, नियॉन, तो वो जो होते हैं उनके ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल फिल होता है। जैसे नियॉन का एग्जांपल ले लेते हैं।
तो अगर मैं नियॉन का एक एग्जांपल लूं, नियॉन जो है उसका Ne सिंबल है, Ne सिंबल है, एंड अगर नियॉन का मैं एग्जांपल लूं तो जैसे उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है, क्या है 10। तो अगर मैं K और L शेल में उसको फिल करूं तो मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगा 2 8। 10 है तो 2 8 हो गया, सिंपल सी बात है। K में 2 हो गया और L में 8 हो गया। अब वो बोलेगा भाई आउटर मोस्ट शेल में तुमने बोला 8 करने को, मेरे पास पूरे हैं 8, मैं क्यों किसी को दूं, मैं क्यों किसी को कुछ दूं, मैं हूं केमिकली इनएक्टिव, स्टेबल हूं, इनर्ट हूं, नोबल गैस हूं, तुम लोग को जो करना है करो। तो ऐसे भी होते हैं, इनकी वैलेंसी 0 होती है। इनकी वैलेंसी क्या होती है? इनकी वैलेंसी 0 होती है, बिकॉज वो बोल रहे हैं हम नहीं रिएक्ट करने वाले, हमने नहीं किसी के साथ मिलना, हम अकेले ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वैलेंसी निकालने का तरीका। आई होप आपको वैलेंसी निकालना क्लियर हुआ, समझ में आया है। तो एक छोटा सा रूल याद कर लेते हैं, आप लोगों के लिए आसानी होगी कि अगर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में लेट्स से लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में लेस देन 4 है, ठीक है, तो उसके लिए लूज करना ज्यादा आसान है इलेक्ट्रॉन्स। और अगर जो है मैं बोलूं कि मोर देन 4 है तो उसके लिए जैसे 5 है 6 है तो 8 पूरे करने के लिए उसके लिए गेन करना ज्यादा आसान है। 5 है तो 3 गेन कर लेगा, 3 हो गई वैलेंसी। 6 आउटर मोस्ट में तो 2 गेन कर लेगा, 2 हो गई वैलेंसी। 7 आउटर मोस्ट में तो 1 गेन कर लेगा, 8 पूरे करने हैं तो 1 हो गई वैलेंसी। पर वही अगर आउटर मोस्ट में 1 2 3 है तो उसके लिए वो लूज करना ज्यादा इजी है। 1 है तो 1 लूज कर लिया जी, 1 हो गई वैलेंसी। 2 है तो आउटर मोस्ट में 2 लूज कर लिया, 2 हो गई वैलेंसी। 3 है आउटर मोस्ट में तो 3 लूज कर लिया तो 3 हो गई वैलेंसी। पर अगर 4 होते हैं आउटर मोस्ट में तो जनरली शेयर करना रिकमेंडेड रहता है, उनके लिए भी आसान होता है, उसको कोवैलेंसी कहते हैं। और अगर लूज या गेन करते हैं तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। और बेसिकली अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैंने ना आपको एक वीडियो में ये भी समझाया हुआ है काफी जगह कि कैसे आयंस बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज होते हैं ना उसी से आयंस बनते हैं, कटायंस अनायंस। अगर कुछ याद हो तो मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल में समझाया था आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को अब इसके पीछे की कहानी समझनी है कि कैसे गेन और लूज करने से इलेक्ट्रॉन्स के आयंस बनते हैं तो लिंक में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हो और थोड़ी नॉलेज गेन कर सकते हो, काम जरूर आएगी। जल्दी से आपको ले चलते हैं बचे हुए टॉपिक पे एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मैं बता रही हूँ आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है। एक एटम की न्यूक्लियस के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हो बाय द अल्फाबेट Z। तो अगर मैं बोल रही हूँ लेट्स से सोडियम में है 11 प्रोटॉन तो सोडियम के लिए Z हो गया 11। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है एक न्यूक्लियस के अंदर एक एटम की, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर तो बहुत ही सिंपल, एक देखो हमने इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा और मैंने आपको ये बता दिया था अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है नेग्लिजिबल, बहुत कम, ना के बराबर। तो अगर मुझे एक एटम का मास देखना है तो उसके लिए मुझे उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने हैं। तो बेसिकली सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, उसको कहते हैं मास नंबर। एंड इनको मिला के न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया जाता है बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग ऑफ दी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराते हुए। तो इट इज द सम ऑफ total number of protons and neutrons present in nucleus of atom because electrons का mass तो यार negligible है ना, और mass number को represent करते हैं by the alphabet A। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको लिखते कैसे हैं? अगर मैं एलिमेंट के साथ दोनों चीजों को लिखना चाहूँ, बड़ा आसान सा है तरीका। अगर ये है X है मेरा सिंबल ऑफ द एलिमेंट, लेट्स से सोडियम वगैरह जो भी Na लिखना है, Cl लिखना है, तो ऊपर आ जाएगा आपका मास नंबर और यहाँ नीचे आ जाएगा आपका एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो AXZ। तो क्या बोला मैंने? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये था आपका सिंबल ऑफ द एलिमेंट और यहाँ आ गया मेरा मास नंबर और नीचे की तरफ आ गया मेरा एटॉमिक नंबर। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करते हैं इकट्ठे और क्या मतलब है एटॉमिक और मास नंबर का, तो आइए मैं आपको समझाती हूँ बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आइसोटोप के बारे में। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझा दूं, अगर मैं बोल रही हूँ मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर होता है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मास नंबर इज द सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन्स, सेम चीज एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन्स। आइए आगे देखते हैं, मैं आपको आइसोटोप्स के बारे में समझा रही हूँ कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या है? एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। मैं बोल रही हूँ एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। मतलब क्या अलग है? मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग है। अगर मैं बोल रही हूँ एटॉमिक नंबर सेम है तो मतलब प्रोटॉन्स का नंबर सेम है। तो अगर प्रोटॉन्स का नंबर सेम है तो मास नंबर अलग कैसे है? मास नंबर अलग इसलिए है बिकॉज न्यूट्रॉन्स अलग अलग नंबर में प्रेजेंट है दोनों के दोनों एटम्स में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए क्लोरीन का। क्लोरीन के दो फॉर्म्स, दो आइसोटोप्स जनरली पाए जाते हैं। जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ क्लोरीन का, दोनों क्लोरीन के आइसोटोप्स का जो मेरा एटॉमिक नंबर है वो तो 17 है लेकिन मास नंबर एक में है 35 और दूसरे में है 37। तो इसका मतलब हुआ पहले वाले में जो न्यूट्रॉन्स थे वो कितने हैं? अगर 17 प्रोटॉन्स हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आउट ऑफ 35? तो हो गए 18। और सेकंड वाले में अगर 17 है मेरे प्रोटॉन्स तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आउट ऑफ 37? 20। माइनस करके निकाल लेंगे, अब बहुत ही सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट। तो हम देख रहे हैं क्लोरीन के हैं दो आइसोटोप्स जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है 17 लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, एक में है 35 और दूसरे में है 37। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं तो आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सिमिलर होती है बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती है बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स का नंबर तो यहाँ पे सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट होती है बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती है मास नंबर से, जो कि यहाँ पे अलग है। और अगर मैं यूजेस की बात करूं तो काफी यूजेस हैं इसके आइसोटोप्स के। यूरेनियम का एक आइसोटोप यूज होता है एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कोबाल्ट का एक आइसोटोप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूज होता है। एंड गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए, गोइटर नहीं यहाँ आयोडीन आना चाहिए, एंड आयोडीन का एक आइसोटोप यूज होता है गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए एज अ मेडिसिन फॉर गोइटर। गोइटर क्या होता है? जब बॉडी में लैक ऑफ आयोडीन हो जाता है, उससे डिजीज हो जाती है गोइटर, उसके ट्रीटमेंट के लिए एक आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज होता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक में मास नंबर 35, एक में मास नंबर 37, तो हम कौन सा लें? तो हम लेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अगर तो कोई आइसोटोप नहीं होता तो सिंपली हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कर देते हैं सम, लेकिन अगर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं तो हमें निकालना पड़ेगा एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल सा है हमारा प्रोसीजर। हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए कि दोनों आइसोटोप्स किस परसेंटेज में हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। तो मुझे पता है ये चीज कि ये दोनों जो आइसोटोप्स है वो पाए जाते हैं नेचर में 3:1 के रेशियो में। अगर मैं 3:1 का रेशियो बोल रही हूँ तो आइए निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। बहुत ही सिंपल सा है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 3:1 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। बचपन में करते थे रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट। तो अगर मैं बोल रही हूँ 3:1 तो इसका जो क्लोरीन का आइसोटोप है जिसका मास 35 है वो हो जाएगा 3/4 into 100। दैट इज कितना? मैं बोल रही हूँ वो हो जाएगा 3/4 into 100 विच इज 75% में। और अगर मैं बोल रही हूँ दूसरा वाला क्लोरीन का आइसोटोप जो है वो जिसका 37 मास है, 37 U मास है, वो है 1 क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 into 100 which is 25%। अब हमने परसेंटेज निकाल ली, दोनों आइसोटोप्स किस परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो आइए, बहुत आसान सा है कॉन्सेप्ट। पहले तो हमने कर लिया 75% है किस मास का? 35 U का क्लोरीन है ना, और 25% है किस मास का? 37 U का क्लोरीन। तो बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35.5 U।
बहुत सिंपल सा आंसर आएगा 35.5 U, और यही लेते हैं हम एज मास ऑफ क्लोरीन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35.5। तो बेसिकली अगर तो आइसोटोप्स हैं तो एवरेज निकालना पड़ेगा, और आइसोटोप्स नहीं है तो सिंपली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कर देंगे नंबर का सम, तो आ जाएगा हमारा मास नंबर या एटॉमिक मास। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो आइए चलते हैं आइसोबार्स पे। आइसोबार्स बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या था, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स थे, वहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है बेसिकली। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ मेरे पास आर्गन और कैल्शियम है, यहाँ पे क्या है, वहां पे मेरा था कि मेरा मास नंबर अलग था, यहाँ पे है मास नंबर मेरा सेम, दैट इज 40-40। यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे अलग है एटॉमिक नंबर विच इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो क्या आपने देखा यहाँ पे मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, और एटॉमिक नंबर से मेरा मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही अलग है और प्रोटॉन्स का नंबर अलग है, मतलब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी दोनों की अलग। क्यों? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन्स का नंबर अलग है मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी आर्गन और कैल्शियम की अलग। यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे मास नंबर सेम था, एटॉमिक अलग था, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर था मेरा सेम, मास नंबर था मेरा अलग। और याद रखेंगे हर एलिमेंट का अपना होता है एक एटॉमिक नंबर, यूनिक एटॉमिक नंबर जो कोई और नहीं ले सकता। यहाँ हो गया हमारा चैप्टर वाइंड अप। एक वीडियो में हम करेंगे इसके बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। डू हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिखिएगा। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।